Hi guys, welcome to Screen Guru. So here I am with a very important video today and that is the FCAT reasoning. So this will be class 1 और हम class 1 में आज सीखने वाले हैं लॉजिकल वेन डायग्राम्स. सो मैंने जैसे कि कहा, आपने अगर पिछला वीडियो देखा होगा कि लॉजिकल वेन डायग्राम्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन. जो जिस सेक्शन को सबसे ज़्यादा मार्क्स है दैट इज़ रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड. तो उसमें हम ये लॉजिकल वेन डायग्राम्स के बहुत क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में. एटलीस्ट मिनिमम जो मेरे एक्सपीरियंस से मैंने देखे कि एटलीस्ट देर आर 4 to 5 क्वेश्चंस. तो 4 क्वेश्चन तो मिनिमम आप पकड़ के चलिए, 4 क्वेश्चंस तो यहाँ से आएंगे ही. ओके, तो मैंने आज आपके लिए टाइमर भी लाया है. हम टेस्ट भी करेंगे खुद को आज ये टाइमर से. तो एटमोस्ट यार ये क्वेश्चन को 10 सेकेंड से ऊपर तो लगने नहीं चाहिए. ठीक है, तो हम सबसे पहले कंसेप्ट देखेंगे. तो आपको मैं कंसेप्ट बता दूँ. So logical Venn diagrams is a thing in which you showcase a relationship between the given words. ठीक है, in which you showcase the relationship between the in the given words through images in the form of image. जैसे कि आप अगर एक सर्कल बना रहे हो, उसके अंदर 2 सर्कल बना रहे हो. So this conveys that this outer circle and these inner circles are part of this larger circle that is the outer sphere. अगर मैं आपको 3 वर्ड्स दूँ, ठीक है, तो आपको 3 वर्ड्स ही आते हैं एग्ज़ाम में. अभी तक तो मैंने नहीं देखा कि मतलब 4 वर्ड्स पूछे गए या फिर 2 ही वर्ड्स पूछे गए. ठीक है, तो 3 वर्ड्स आपको एग्ज़ाम में आएंगे. अभी वर्ड्स कोई भी मीनिंग के हो सकते हैं. दैट माइट बी फ्रॉम डिफरेंट सब्जेक्ट्स. ठीक है, वो इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे, वो कोई ऑब्जेक्ट्स का हो सकता है, वो कोई सब्जेक्ट का हो सकता है, वो एक आपका एनिमल का नाम हो सकता है, बर्ड का नाम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, नाउन हो सकता है. ठीक है, सो द थिंग इज़, अगर आपको मैंने एक एग्जांपल लिया, चलिए एग्जांपल आपको बताता हूँ. कंसेप्ट तो मैंने आपको बता दिया. यू हैव टू कन्वे रिलेशनशिप. ओके, मैं लिख लेता हूँ वो भी ताकि आपको आसानी हो. कंसेप्ट तो यहाँ लिखा हुआ है. हाँ, शोकेस रिलेशनशिप थ्रू डायग्राम्स. डायग्राम्स वुड बी अ वेरी ऑप्ट वर्ड. डायग्राम्स, हाँ डायग्राम्स. तो आपको रिलेशनशिप बताना है डायग्राम्स निकाल के, एंड दैट डायग्राम वुड बी मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल. तो अभी तक तो स्क्वायर ट्रायंगल्स नहीं आया है. जो लॉजिकल वेन डायग्राम की बात कर रहा हूँ मैं. लॉजिकल वेन डायग्राम्स इज ऑल्सो ऑफ 2 टाइप्स इन विच देर इज़ अ रिलेशनशिप. एंड नेक्स्ट उन्होंने ऐसे भी दिया होता है कि पहले से उन्होंने डायग्राम्स वगैरह बना के रखा होता है और यहाँ नंबर्स देते हैं वो लोग. तो हम ये वाले टाइप की बात नहीं करने वाले आज. ये वाला टाइप मैं अगले आपको सेशन में कभी बताऊँगा. ओके, हम ये दूसरा वाला होता है ना जिसमें वर्ड्स दिए होते हैं, उसकी बात करेंगे हम. ओके, तो इन दैट यू हैव टू शोकेस रिलेशनशिप थ्रू डायग्राम्स. तो आपको चलिए एक एग्जांपल लेते हैं. एग्जांपल, ह्यूमन बीइंग्स या फिर ह्यूमंस, मेन, वुमेन. ठीक है, अभी आपको बेसिक कॉमन सेंस और लॉजिक से सोचना है. आपको एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी, आउट ऑफ द वर्ल्ड, आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचना. ओके, तो यहाँ आप डायग्राम कैसे बनाओगे? फर्स्ट इज़ यू डोंट हैव टू लुक टू द ऑप्शंस. ऑप्शंस भी आप नहीं देखोगे ना तो भी आपको आंसर आ जाएगा. तो ह्यूमंस के लिए मैं बड़ा सर्कल बनाऊंगा. उसके अंदर 2 पार्ट्स होंगे, दैट इज़ मैन एंड वुमेन. कोई मैन ऐसा होगा क्या कि जो कि ह्यूमन नहीं है? नहीं हो सकता ना. मैन इज़ व्हाट? ह्यूमन बींग्स. ह्यूमन बींग को हम मैन बोलते हैं. अगर जानवर का कोई मेल फॉर्म है तो उसका अलग नाम होता है, एनिमल्स का. ठीक है, तो उसी तरह हम, ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा. द आउटर सर्कल स्टैंड्स फॉर ह्यूमंस, द इनर वन स्टैंड्स फॉर men and this circle stands for women. ठीक है, आपको आउट ऑफ बॉक्स यार कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है. आपको बेसिक कॉमन सेंस लॉजिक से सोचना है. ओके, एकदम आउट ऑफ बॉक्स सोचोगे तो आपको बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ मिलेंगे, तो उसमें आपको फंसना नहीं है. नेक्स्ट इज, चलिए और एक एग्जांपल ले लेते हैं हम. ट्रीज, bark एंड लीव्स. ओके, तो यहाँ कैसे बनाऊंगा मैं वेन डायग्राम? दैट इज द आउटर सर्कल वुड बी ट्री, द इनर वन वुड बी बार्क एंड द अदर वन वुड बी लीव्स. सही है, लीव्स और बार्क्स तो एक दूसरे में अलग ही होंगे ना. कोई लीव ऐसा होता है जो कि बार्क होता है? नहीं, लेकिन लीव किसका हिस्सा है? ट्री का हिस्सा है. सो द आउटर वन वुड बी ट्री, द इनर वन वुड बी लीव्स एंड दे आर इंटरचेंजेबल. यहाँ बार्क भी लिख सकते हो, आप समझ सकते हो. उसको समझना है, आपको लिखना वगैरह कुछ नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए सब बता रहा हूँ. एंड द अदर वन वुड बी लीव्स और बार्क. जो भी आपने नाम दिया है उसका अपोजिट, दूसरा नाम जो बचा हुआ है. ओके, चलिए और एक एग्जांपल लेते हैं हम.
ओके, तो अभी और एक एग्जांपल लेने में हम क्या करेंगे, चलिए और एक एग्जांपल, लिविंग बीइंग्स, एनिमल्स, ह्यूमंस। ओके, अब यहाँ आप कैसे बनाओगे, लिविंग बीइंग के लिए बड़ा सर्कल, उसके अंदर एनिमल्स एंड उसके अंदर ह्यूमंस। ह्यूमंस आर ऑल्सो एनिमल्स ना, बायोलॉजिकली आपको पढ़ाया गया था एकदम, मतलब बेसिक जब आप साइंस पढ़ना शुरू किए थे तब हमने पढ़ा था कि ह्यूमंस का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ, वी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम द एप्स। तो ह्यूमन बीइंग्स आर बेसिकली एनिमल्स, एनिमल्स और प्लांट्स यही दो होते हैं ना लिविंग बीइंग्स में, बाकी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह दैट आर ऑल्सो पार्ट ऑफ एनिमल्स, कोई बैक्टीरिया वगैरह कुछ बायोलॉजी होता है, ठीक है, उतना हमें डीप में पढ़ना नहीं है। सो द आउटर वन वुड बी लिविंग बीइंग्स, LB, द इनर वन वुड बी एनिमल्स, द इनर मोस्ट वुड बी ह्यूमंस। ओके, आई होप यू गॉट द कंसेप्ट ना, आपको कंसेप्ट बता दिया, 3 एग्जाम्पल्स भी ले लिए। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी आपको मैं ये जो टाइमर दिख रहा है आपको रेड वाला साइड में, वो टाइमर 10 सेकेंड्स का टाइमर है। तो हर क्वेश्चन आते ही मैं वो टाइमर स्टार्ट कर दूंगा, मैं स्टार्ट बोलूँगा और स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, प्लीज़ लिखना पड़ेगा यार, आप लोग सुने वो किधर, टेक आउट योर नोटबुक्स, ठीक है। तो एक नोटबुक या फिर रफ पेज ले लीजिए, अभी हमारा टेस्ट होने वाला है, 15 क्वेश्चन है आपके लिए, आपको टाइम के अंदर उसको सॉल्व करना है और आंसर लिखना है। नंबर कर लीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे नंबर कर दीजिएगा अप टू 15 नंबर लिख दीजिएगा। आपको बस ऑप्शन लिखना है A B जो भी आपका आंसर हो, ओके। और वो प्लीज़ स्टे लॉयल टू योर सेल्फ इवन तो यू राइट डिफरेंट। इसके बाद आप कमेंट करोगे ना, जो भी मार्क्स आएंगे जो मैंने लास्ट में लिखा है कमेंट जो मार्क्स बिलो, तो वहाँ पे आप कुछ भी लिख दो यार, 15 आउट ऑफ 16 मिल गया है, 15 आउट ऑफ 15 मिल गया है, झूठ लिख दो सच लिख दो, कोई मायने नहीं रखता। कोई आपको ट्रॉफी नहीं ला के देने वाला, ना ही कोई एकदम आपको बहुत ज़्यादा प्रेज़ करने वाला है, ठीक है। बट जस्ट स्टे ट्रू टू योर सेल्फ, ओके। यू डोंट हैव टू बी ट्रू टू एनीवन एल्स। अगर आप खुद से अगर आप सच बोल रहे हो, खुद को आप लॉयल हो, खुद से आप ऑनेस्ट हो, तो वो ऑनेस्टी सब लोगों को अपने आप दिख जाएगी, ठीक है। आपको दूसरे में दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। सो प्लीज़ स्टे ट्रू टू योर सेल्फ। अगर आपने टाइम लिमिट के अंदर किया है तभी वो मार्क काउंट होगा, ओके। इट विल बी सिंपल इफ़ यू गेट राइट फॉर एवरी करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर के लिए आपके लिए +3 होगा, एक क्वेश्चन को 3 मार्क्स जैसे FCAT में होता है, और रॉन्ग नेगेटिव मार्किंग के लिए रॉन्ग क्वेश्चन के लिए, अरे यार रॉन्ग क्वेश्चन क्या, रॉन्ग आंसर, मैं भी क्या बड़बड़ रहा हूँ, रॉन्ग आंसर के लिए आपको -1 होगा, ओके। तो वैसे आप फाइनली कैलकुलेट करके आप कमेंट कर दीजिएगा आपको जो भी आपका स्कोर आया हो, ठीक है। आपने नोटबुक निकाल ली होगी, अगर नहीं निकाली है तो प्लीज़ यहाँ पे पॉज कर दीजिएगा वीडियो, ओके। सो वी आर मूविंग ऑन, आई एम अगेन रिपीटिंग, आई विल से स्टार्ट एंड देन you have 10 seconds in that you have to write the correct option in your notebook, ठीक है, कोई भी रफ पेपर पे जहाँ भी आप लिख रहे हो वहाँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज स्टार्ट। टाइम अप। तो आपका टाइम अप हो चुका है फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। आई होप यू हैव आंसर्ड। तो अभी मैं बताता हूँ आपको इसका आंसर क्या होगा फर्स्ट क्वेश्चन का, ओके। सो द फर्स्ट क्वेश्चन राइट आंसर इज C। अगर आपने सही किया है तो टिक मार्क मार दीजिएगा, नहीं किया तो गलत। अगर अटेम्प्ट नहीं हुआ तो बस ब्लैंक छोड़ दीजिएगा, ओके। ब्लैंक के लिए कोई मार्क्स नहीं जाने वाले, अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया तो कोई मार्क्स नहीं जाने वाले, लेकिन प्लीज़ ट्राई दैट यू अटेम्प्ट 100%, दैट इज़ ऑल 15 क्वेश्चंस, बिकॉज ये ऑप्शंस ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो छोड़ने लायक नहीं होते। ये तो आपको मतलब एकदम लेमैन को भी आ जाएगा, जिसने कभी एग्ज़ाम नहीं दिया, कुछ पढ़ाई नहीं की, वो भी बेसिक थोड़ा कॉमन सेंस लॉजिक अगर लगाओगे तो आपको ये आ जाएगा। तो प्लीज़ डोंट लीव दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। सो द फर्स्ट आंसर आपका C है। अभी कैसे, एक सर्कल मैंने प्रोफेसर्स के लिए बना दिया, दूसरा रिसर्चर्स एंड थर्ड वुड बी साइंटिस्ट। तो कुछ साइंटिस्ट ऐसे भी होंगे ना जो कि प्रोफेसर नहीं होंगे, कुछ साइंटिस्ट ऐसे भी होंगे जो कि प्रोफेसर होंगे, राइट। दे आर मेंटरिंग स्टूडेंट्स, दे आर गाइडिंग स्टूडेंट्स,
जो आप अगर आप हायर स्टडीज़ के लिए जाओगे, आप पीएचडी वगैरह करने जाओगे, तो आपको ऐसे प्रोफेसर होंगे जो कि खुद साइंटिस्ट है, खुद रिसर्चर है, खुद उन्होंने कुछ इन्वेंट किया है, खुद उन्होंने कुछ डिस्कवर किया है, राइट। लोअर लेवल्स पे नहीं मिलेंगे, लोअर लेवल्स में आपको बेसिक टीचर्स, प्रोफेसर्स मिलेंगे, लेकिन आप हायर लेवल्स का सबका सोचना है ना हमें। तो बेसिक कॉमन सेंस से ऑल थ्री आर डिफरेंट एज वेल एज ऑल थ्री कैन बी वन एंड द सेम पर्सन। एक इंसान कोई ऐसा भी हो सकता है जो कि साइंटिस्ट भी हो सकता है, प्रोफेसर भी हो सकता है और रिसर्चर भी हो सकता है, ठीक है। आई होप यू गॉट द आइडिया बिहाइंड दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट इज अगेन, मैं आपको 10 सेकेंड्स का टाइमर, या अभी मैं शुरुआत में रिपीट करूँगा ताकि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो आपको पता चल जाए। तो 10 सेकेंड्स का टाइमर फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई विल से स्टार्ट, यू हैव टू स्टार्ट एंड मार्क द आंसर। इफ़ यू आर नॉट अटेम्प्टेड प्लीज़ कीप द स्पेस वैकेंट। और अगर आपका सही है उसके बाद मैं आंसर बताऊंगा, लॉजिक बताऊंगा उसके पीछे। अगर आपका सही है तो टिक मार्क मार दीजिएगा, नहीं आया तो रॉन्ग, या फिर अगर आपका ब्लैंक छूट गया तो वैसे ही ब्लैंक रखिएगा। एट द फाइनल पॉइंट वी विल कैलकुलेट द मार्क्स आफ्टर ऑल आवर क्वेश्चंस, ठीक है। सो सेकंड क्वेश्चन इज, टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप। तो आपका सेकंड क्वेश्चन था लैंग्वेज, इंग्लिश और कन्नड़ा। तो ये आपको जो क्वेश्चंस है ना, ये आप तो एक तो मतलब ऑप्शंस देख के सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप कैंसिल आउट कर सकते हो। ये तो नहीं होगा ना, इंग्लिश और कन्नड़ा दोनों लैंग्वेज है, तो यार मतलब इंग्लिश और कन्नड़ा को मुझे तो लैंग्वेज में रखना होगा। सो दिस वुड बी इंग्लिश, कन्नड़ा, और ये बाहर का होगा लैंग्वेज, बेसिक। इंग्लिश और कन्नड़ा दोनों तो एक साथ नहीं लिख सकते ना, कोई ऐसा वर्ड भी नहीं होगा जो कि कन्नड़ा भी है और इंग्लिश में भी सेम वर्ड है, ऐसा नहीं होगा ना। तो ये वाला ऑप्शन इज़ राइट, द आंसर इज़ सी। तो आप एक कैंसिल आउट कर सकते हो, एक तो आप मतलब देख के विजुअली आप सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप ऐसे डायग्राम निकाल सकते हो। बेसिक आपके पास जो रफ शीट होती है उसमें आप खुद से डायग्राम बना सकते हो विदाउट सीइंग द ऑप्शंस। सो व्हाट आई फॉलो इज़, व्हाट आई प्रीफर इज़ ऑल द थ्री वेज, वो दैट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। कोई क्वेश्चन अगर थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा टेक्निकल एस्पेक्ट्स है, तो उसमें मैं खुद से डायग्राम बनाता हूँ। कोई क्वेश्चन बहुत इजी है तो यार उसमें डायग्राम बनाने के टाइम वेस्ट नहीं करता मैं, डायरेक्टली आई विजुअलाइज द कंसेप्ट एंड डायरेक्टली आई मार्क आउट द राइट आंसर, ठीक है। सो योर ऑप्शन, द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट वी हैव द थर्ड क्वेश्चन, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप। तो अभी हम देखेंगे टाइगर्स, एनिमल्स और लायंस। एनिमल्स का बड़ा सर्कल, उसके अंदर होंगे टाइगर्स, उसके अंदर होंगे लायंस। तो थोड़ा सेम हो रहा है, तो इसमें आप गड़बड़ाना मत जाना। एग्जाम में ऐसे जब भी दिमाग में जाता है यार सबके आंसर सी क्यों हो रहा है, इसका भी आंसर सी होगा, तो सबके आंसर सी क्यों हो रहा है, ठीक है। दैट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। ये कोई मतलब साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म वगैरह नहीं चल रही कि भाई सब सेम नहीं हो सकता, कुछ तो गड़बड़ है दया, ऐसी वाली फीलिंग नहीं आनी चाहिए, ओके। अगर आपके सेम आ रहे हैं कोई बात नहीं, बी कॉन्फिडेंट ऑन योर सेल्फ, बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर कंसेप्ट। आपके बेसिक फंडामेंटल्स अगर क्लियर है तो आपको कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन भी सही सी आएगा। बाहर वाले एनिमल्स होंगे, कोई लायन टाइगर तो नहीं होता ना, कोई टाइगर लायन नहीं होता, तो लायन वुड बी डिफरेंट, टाइगर वुड बी डिफरेंट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप। अभी हम देखेंगे, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, शायद आपका ये गलत हो, और अगर नहीं हुआ तो बहुत अच्छी बात है। इसका भी आंसर सी आएगा, लेकिन डायग्राम इसका थोड़ा अलग है, तो जिसको नहीं समझ में आया उसके लिए बता दूं मैं। फर्स्ट इज एनिमल्स, तो ये दो तो ऑप्शन कैंसिल आउट हो गए, इसके अंदर ही आएंगे दोनों, ये तो हमें पता चल गया। नेक्स्ट इज लैंड एनिमल्स, अनदर इज सी एनिमल्स। सही है? नहीं, कोई एनिमल्स ऐसे भी होते हैं ना जो कि लैंड और सी दोनों में भी होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस। सो दिस स्पेस वुड बी फॉर एम्फीबियंस। तो उन्होंने मेंशन नहीं किया है, ये एम्फीबियंस उन्होंने मेंशन नहीं किया है, लेकिन देयर वुड बी स्टिल सम लैंड एनिमल्स विच कैन हैबिचुएट और विच कैन स्टे इन वाटर, विच कैन स्टे इन सीज, सो दैट आर एम्फीबियंस। वो हमें तो पता है, तो इसीलिए इसका डायग्राम ऐसे आएगा, ओके। दिस वुड बी लैंड एंड दिस वुड बी सी एंड सम वुड बी बोथ।
कोई एनिमल्स ऐसे भी होंगे जो कि लैंड में भी होते हैं और सी भी होते हैं, उनको आप क्लासीफाई नहीं कर सकते एक में कि उसको बस सी बोल दिया या फिर उसको बस लैंड बोल दिया। अगर आप डीप में स्टडी करोगे या फिर आपको बेसिक भी पता है तो कोई कोई एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि हाफ लाइफ दे लिव ऑन द लैंड एंड हाफ लाइफ दे लिव इन द सी, तो उनको आप क्या बोलोगे, लैंड बोलोगे या सी बोलोगे, नहीं बोल सकते ना। तो इसीलिए इसका डायग्राम ऐसे आएगा। दिस वोंट बी द राइट ऑप्शन। बहुत लोगों ने मिस्टेक की होगी, अगर नहीं की है तो अच्छी बात है यार, मतलब मेरे सब्सक्राइबर्स बहुत एकदम होशियार है। चलिए इसका आंसर सी है, आगे बढ़ते हैं। 5th क्वेश्चन इज फैक्ट्री मशीनरी प्रोडक्ट्स। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अभी इसमें थोड़ा सोचना पड़ गया होगा आपको, शायद आपका टाइम में नहीं हुआ होगा, लेकिन इसका आपको मैं लॉजिक बता दूं। सबसे बाहर होगा फैक्ट्री, फैक्ट्री के अंदर होती है मशीनरी, मशीनरी बनाते हैं क्या, प्रोडक्ट्स, ठीक है। इसको कोई दूसरे लॉजिक से मत लेना, एकदम बेसिक कॉमन सेंस से लेना। तो ये ऐसे आएगा, फैक्ट्री वुड बी आउटसाइड, मशीनरी वुड बी इनसाइड एंड द इनर मोस्ट वुड बी प्रोडक्ट्स। कोई प्रोडक्ट्स ऐसे होंगे नहीं ना जिनकी फैक्ट्री ही नहीं है, सब प्रोडक्ट्स के लिए फैक्ट्री होती है ना, वो लार्ज स्केल हो, स्मॉल स्केल हो, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, बिगर इंडस्ट्रीज हो, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हो, जो भी हो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज, बट देयर हैज़ टू बी फैक्ट्री ना। अगर वो हैंडमेड भी है तो इंसान क्या मतलब छोटे कहीं जगह पे बनाएगा तो उसको आप फैक्ट्री बोल सकते हो। तो बेसिकली एवरी प्रोडक्ट इज़ अ पार्ट ऑफ मशीनरी। दैट मशीनरी कैन बी सिंपल मशीनरी, जैसे कि अगर सिंपल मशीनरी में आपको क्या बोलो यार, सिंपल मशीनरी क्या मतलब, ये जो भजी वगैरह तलते हैं वो भी एक प्रोडक्ट है, जो फाइनल प्रोडक्ट हमें जो स्नैक्स वगैरह मिलते हैं, और उसको बनाते कैसे, जैसे कि हम फूड प्रोडक्ट्स को बनाते हैं, उसको तला जाता है, उसको भूना जाता है, फिर बनाते हैं उसको मिक्स करके, तो दैट इज़ सिंपल मशीनरी। सिंपल यूज़ ऑफ स्टोव, सिंपल यूज़ ऑफ कुकिंग मटेरियल, सो दैट इज़ सिंपल मशीनरी। अगर आप एकदम डीप में जाओगे, जैसे कि आपको बड़ा कुछ रोबोट वगैरह बनाना है या फिर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, तो वहाँ पे बड़े सोफिस्टिकेटेड मशीनरीज होते हैं। तो मशीनरीज क्रिएट प्रोडक्ट्स एंड मशीनरी इज़ अ पार्ट ऑफ फैक्ट्री। सो इसके लॉजिक के हिसाब से हमारा ऑप्शन डी इज़ द आंसर, 5th। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज हियर, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप, योर आंसर इज ऑप्शन बी। अभी देखते हैं हम, सन, अर्थ, सी। सी शुड बी पार्ट ऑफ अर्थ ना। कोई सी के बारे में ऐसे सुना है आपने कि अर्थ का पार्ट ही नहीं है, अर्थ के बाहर तो कोई सी नहीं है ना। अभी तक तो ह्यूमन डिस्कवरी जितनी भी हुई है, हमें सी तो मिली नहीं है। पानी के कुछ अवशेष मिले होंगे लेकिन हमें सी तो मिली नहीं है अर्थ के बाहर। तो अंदर इनर मोस्ट क्या होगा, सबसे अंदर वाला सी, उसके बाहर वाला अर्थ, एंड सन इज़ वेरी डिफरेंट। नो पार्ट ऑफ सन इज़ इनटू अर्थ, राइट, नो पार्ट ऑफ अर्थ इज़ इनटू सन। दे आर पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम। अगर सोलर सिस्टम होता तो पूरा बाहर होता, ओके। लेकिन सन और अर्थ में कोई रिलेशन नहीं बन रहा है यहाँ, इसीलिए हम सन को अलग थलग रखेंगे, ओके। द आंसर इज बी। नेक्स्ट इज 7th, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप, इसका सही आंसर है 7th का आंसर है बी। तो अब ये कैसे, बिगर सर्कल वुड बी ट्रैवलर्स। अभी ट्रैवलर्स क्या यूज़ करते हैं, कोई ट्रेन यूज़ करता है, कोई बस यूज़ करता है। अभी कोई ऐसा नहीं होगा ना कि एक ही टाइम पे उसने ट्रेन भी यूज़ कर ली और एक ही टाइम पे उसने बस भी यूज़ कर ली, ऐसा तो नहीं होगा, ठीक है। तो दिस वुड बी बस, दिस वुड बी ट्रेन एंड दिस वुड बी ट्रैवलर्स। और ये जो बाहर का पोर्शन है वो क्या, वो भाई पैदल चल लेंगे या फिर कार ले लेंगे या फिर बाइसाइकिल ले लेंगे, ठीक है, उनकी हमने बात नहीं की है। किसी के मन में ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, ये बाहर का सर, बाहर के लोग क्या करेंगे, ओके। तो इसका आंसर होगा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8th क्वेश्चन, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप। 8th का आंसर क्या होगा, 8th आंसर इज ए। अब यहाँ देखिए, माउंटेन्स, अर्थ, फॉरेस्ट, सबसे पहली चीज़ करनी है, अगर आपके डायग्राम्स बना रहे हो विदाउट सीइंग द ऑप्शन, सबसे पहले जो बड़ा वाला दिख रहा है ना उसको बड़ा सर्कल बना दो, सबसे बड़ा दिखेगा। अर्थ यहाँ सबसे बड़ा है, बेसिक। माउंटेन्स, फॉरेस्ट तो बड़ा ही है ना अर्थ। अर्थ के अंदर क्या होंगे, माउंटेन्स होंगे,
कुछ माउंटेन्स ऐसे होंगे जो कि फॉरेस्ट को सपोर्ट करते हैं, तो ये ओवरलैप करेंगे एक दूसरे को। ओवरलैप वुड बी द राइट वर्ड, एप्ट वर्ड फॉर दिस। तो ये जो ओवरलैप हो रहा है, दिस इज़ बोथ, दैट इज़ दे आर माउंटेन्स एज वेल, देर आर फॉरेस्ट एज वेल। कोई फॉरेस्ट ऐसे होंगे जहाँ माउंटेन्स नहीं होते, प्लेन्स होते हैं। जैसे आपने पैराडाइज वगैरह देखा होगा, अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ा है तो प्लेन्स में भी आपको मिलेंगे ना फॉरेस्ट, जहाँ प्लेन स्ट्रक्चर होता है, रॉक सरफेस, लैंड सरफेस इज़ वेरी प्लेन, इट हैज़ नो रेंजेस, इट हैज़ नो माउंटेन्स। एट दैट प्लेस एज वेल देयर इज़ फॉरेस्ट ना। अमेजोन में थोड़ी हमें बड़े बड़े माउंटेन्स मिलते हैं, ठीक है। देयर आर स्पेसिफिक टाइप ऑफ हिल्स, देयर इज स्पेसिफिक टाइप ऑफ डैम्प एरिया, तो वहाँ भी फॉरेस्ट मिलेंगे। कुछ माउंटेन्स ऐसे होंगे जहाँ फॉरेस्ट नहीं होंगे, कोई के माउंटेन्स पे अर्बन कंस्ट्रक्शन हो सकता है, ठीक है। तो ये उसका लॉजिक, वेन डायग्राम ऐसे बनेगा, एंड आवर ऑप्शन इज़ ए। बाकी तो यार ये तो अलग थलग है, पूरे कैंसिल आउट हो जाएंगे। कोई एक ऐसा है कि जिसका कोई रिलेशन नहीं दूसरों से नहीं है, तो ये भी कैंसिल आउट। आप लोग ये दोनों में कंफ्यूज हो सकते हैं, तो थोड़ा दिमाग लगाओगे ना आपको समझ में आ जाएगा जो मैंने आपको समझाया वो। तो ऑप्शन सी इज़ रॉन्ग। माउंटेन्स और फॉरेस्ट दोनों अलग थलग नहीं है। कोई चीज़, कोई जगह ऐसे होंगे जहाँ माउंटेन्स भी होंगे और फॉरेस्ट भी होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इज़ हियर, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप। अभी क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, सन, प्लैनेट्स, अर्थ, ठीक है। तो प्लैनेट्स और अर्थ हमें मिल गया, लेकिन सन तो इसका हिस्सा नहीं है, तो सन आएगा बाहर, तो 9th का आंसर होगा बी, ठीक है। सोलर सिस्टम होता तो पूरा बन जाता, लेकिन 4 शब्द नहीं होते ना। अगर एक कोई मिस हो जाए, जैसे कि सन नहीं होता, तो ऐसे डायग्राम बनता आपका, दिस वुड बी फॉर सोलर सिस्टम, ठीक है। बट यहाँ उन्होंने सन, प्लैनेट्स और अर्थ की बात की है। स्टार्स अगर होता तो स्टार्स के अंदर हम सन लिखते, लेकिन ये होने के कारण इसका क्या होगा, ये प्लैनेट्स, दिस वुड बी अर्थ एंड दिस वुड बी सन, ओके। रेस्ट अदर ऑप्शंस आर रॉन्ग। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट 2 डिजिट क्वेश्चन नंबर, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप। तो आपका क्वेश्चन है ग्रेजुएट, टीचर और प्लेयर्स। थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें, बेसिक कॉमन सेंस। ग्रेजुएट, जो ग्रेजुएट होगा वही टीचर बनेगा ना लॉजिकली, मतलब प्रोफेसर जो ऑफिशियल टीचर्स होते हैं। हम तो यार मतलब लाइफ में सभी से सीखते हैं, तो वो हमें फिलोसॉफिकल माइंड नहीं लगाना कि भाई टीचर कोई भी हो सकता है। हम तो यूट्यूब पे सीखते हैं, वो तो नॉर्मल बच्चे भी होते हैं जो कि ग्रेजुएट नहीं है, पासिंग फाइनल ईयर में, वो लोग भी भाई टीचर बनते हैं, ज्ञान देते हैं, उनसे भी हम सीखते हैं। तो यार इंसान सभी से सीखता है। यू कैन लर्न फ्रॉम ईच एंड एवरी डैम थिंग, फ्रॉम द बैड एज वेल, फ्रॉम द गुड एज वेल। लेकिन हमें फिलोसॉफिकल माइंड नहीं लगाना, बेसिक कॉमन सेंस। ग्रेजुएट होंगे तो टीचर बन सकते हो, प्रोफेशनल करियर वाइज आप देखोगे तो। और कुछ ग्रेजुएट ऐसे होंगे जो कि प्लेयर्स है, कुछ टीचर ऐसे होंगे जो कि प्लेयर्स है, राइट। ऐसे भी हो सकता है ना, टीचर का मना थोड़ी है कि भाई टीचर खेल ही नहीं सकते। कोई ऐसे भी होंगे ना जो कि कोच होते हैं, प्लेयर्स के कोच होते हैं, वो क्या है, उनके लिए टीचर ही है। तो दिस वुड बी द राइट वेन डायग्राम। दिस वुड बी फॉर प्लेयर्स, द इनर मोस्ट वुड बी फॉर टीचर्स एंड दिस वुड बी फॉर जी, दैट इज ग्रेजुएट्स। तो ऑप्शन हमारा ए, 10th ए। आई होप यू गॉट द कंसेप्ट बिहाइंड इट, लॉजिक बिहाइंड इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए, तो 11th क्वेश्चन का क्या है लॉजिक। 11th का आंसर है सी, लीफ, सीड और रूट्स। कोई लीफ ऐसा होता है क्या कि वो सीड हो जाए, या फिर कोई लीफ ऐसा होता है कि वो रूट हो जाए और रूट सीड बन जाए, सीड लीफ बन जाए, ऐसा नहीं होता ना। दीज 3 आर रिलेटेड। हाँ वो रिलेटेड है, लेकिन कब रिलेट होंगी, जबकि ट्री होगा। अगर उन्होंने ट्री कहा या फिर प्लांट कहा तो आप रिलेट कर पाओगे तीनों को कि दे आर ऑल द पार्ट ऑफ ट्री, दे आर पार्ट ऑफ प्लांट। तो प्लांट का पार्ट होता है, सीड भी होता है, फ्लावर होता है, लीफ होता है, रूट होता है, बार्क होता है, तब आप रिलेट कर पाओगे। लेकिन इंडिविजुअली दे आर डिफरेंट।
they cannot overlap each other, hence your option C would be the answer. चलिए आगे बढ़ते हैं. 12th question is here. Your time starts now. टाइम्स अप. टीचर, पोएट, ग्रेजुएट. अभी इसमें क्या होगा? तो क्या होगा इसमें आंसर? द आंसर इज बी. अभी आप बोलोगे यार सर ऐसा कैसे? पहले तो हमने देखा था कि ग्रेजुएट सब टीचर तो एक के अंदर एक आया था. तो यहाँ आपको मैं कंसेप्ट बताता हूँ. चलिए एक ऐसे निकाल लेंगे हम. ओके, सम टीचर्स, ग्रेजुएट्स, पोएट. अभी यहाँ आपको कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या जिसके अंदर एक सर्कल हो और तीसरा बहुत अलग थलग हो, या फिर तीसरा ऐसे हो? अगर ऑप्शन दिखता तो शायद आपका वो कंफ्यूजन होता, लेकिन यहाँ ऑप्शन एक पॉइंट आपका ऐसा होना चाहिए कि तीनों जो है ना, जैसे कि एक पोएट ग्रेजुएट भी हो सकता है जो कि शायरी वगैरह करते हैं. वो क्या ग्रेजुएट नहीं होते? पढ़े लिखे नहीं होते? ऐसा थोड़ी होता है, नहीं होता ना. So graduates can be poets, graduates can be teachers as well. So this will be the apt diagram. But अगर ऑप्शन में नहीं है तो हम क्या करेंगे? एक पॉइंट ऐसा होगा ना जहाँ पे तीनों ओवरलैप करेंगे. मतलब एक पोएट ग्रेजुएट हो सकता है, एक पोएट टीचर हो सकता है. ये कंपलसरी, मतलब ये आना चाहिए, क्योंकि उसको कोई मना ही नहीं है, कोई नेगेटिव हमारे पास स्टेटमेंट नहीं है. ठीक है. और कोई ग्रेजुएट ऐसा होगा जो कि टीचर उसको नहीं बनना, उसको वो पोएट्री भी नहीं करनी. कोई ग्रेजुएट ऐसा होगा जिसको पोएट्री टीचरिंग नहीं करनी. जो टीचर ऐसा होगा कि वो ग्रेजुएट नहीं है. मतलब ये ऑप्शन में ऐसे बन रहा है, लेकिन दिस कैन बी अ ब्लैंक स्पेस एज वेल ना. उन्होंने कहा थोड़ी है कि भाई सभी स्पेस में जगह होना चाहिए. तो ऑप्शन वाइज देखिए, यहाँ हमारा एप्ट आंसर वुड बी दिस, बट ऑप्शन में नहीं है, उसके कारण हमने क्या बनाया? ये वाला. बाकी तो नहीं रिलेट करेंगे ना. ये कैसे रिलेट करेगा? ये भी नहीं रिलेट करेगा. एक ऐसा है क्या वो इनर मोस्ट पार्ट हो सकता है, जैसे कि पोएट ले तो हर चीज़ पोएट हो सकती है क्या? मतलब हर पोएट ग्रेजुएट होगा, हर पोएट टीचर होगा? नहीं. हर टीचर पोएट होगा, हर टीचर ग्रेजुएट होगा, हर टीचर ग्रेजुएट तो होगा, हर टीचर पोएट होना ज़रूरी नहीं है. सो दिस वोंट बी द राइट आंसर. और हर ग्रेजुएट पोएट होना चाहिए, हर ग्रेजुएट टीचर होना चाहिए, ये भी ज़रूरी नहीं है. तो दिस वुड बी रॉन्ग. तीनों अलग थलग भी नहीं होंगे. एंड डी वोंट बी द आंसर एज वेल, क्योंकि कोई लोग ऐसे भी होंगे जो कि तीनों कर रहे हैं. तीनों काम का कोई रिलेशन अगर आपको मिल गया कि तीनों एक इंसान कर सकता है, तीनों में एक कॉमन रिलेशनशिप है, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट तीनों चीज़ में आ रहा है, तब आप क्या करोगे? वो एक पॉइंट आपको ढूंढना है. तो यहाँ हमें वो पॉइंट मिल गया जो कि तीनों को ओवरलैप कर रहा है, इसीलिए इसका आंसर होगा बी. ओके. या फिर और अगर ऑप्शन में अगर आप को ये भी दिया है तो ये भी आंसर होगा, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया ना उन्होंने. ये भी मतलब ऑप्शन वो लोग ये जब देंगे तब वो लोग वो नहीं देंगे. बेसिक कॉमन सेंस ना, एक ही आंसर होगा क्वेश्चन का. चलिए आगे बढ़ते हैं. और अगर हाँ गलत मतलब अलग समझो कि अगर ऐसे ऑप्शन आ गए कि ये दोनों में, सो देन टेक योर कॉल इफ़ यू हैव टू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन और नॉट. मैं कैसे करता हूँ कि अगर मुझे थोड़ा बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि एक पर्टिकुलर आंसर अगर सही लग रहा है तो मैं उसी को सही कर देता हूँ. बेसिक कॉमन सेंस है. थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचोगे तो आपको दो ऑप्शंस भी आंसर लगेंगे. जैसे हमने अभी यहाँ सोचा कि हर ग्रेजुएट और हर टीचर को ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, जो हमने पहले वाले क्वेश्चन में देखा. सो इट इज़ नॉट नेसेसरी एवरी टाइम. ठीक है. तो यहाँ हम वो फिलोसॉफिकल कंसेप्ट भी ला सकते हैं. तो आप आपका कॉल लीजिएगा, उसमें कोई गारंटी नहीं होती यार, मतलब यही सही आंसर है यही गलत. क्वेश्चन नहीं कर सकते ना. आपको अलग अलग बुक्स में शायद अलग अलग आंसर्स भी मिल जाएंगे. तो इट वुड बी बेटर इफ़ यू हैव ऑलरेडी अटेम्प्टेड मोर क्वेश्चंस लाइक 70-75 से ऊपर आपने कर दिया अटेम्प्ट, तो क्यों रिस्क ले रहे हो? रिस्क लेने की ज़रूरत है नहीं. -1 हो जाएगा फुकट अगर गलत हो गया तो. बट अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि यार 99% यही आंसर होगा तो आप अटेम्प्ट कर सकते हो. ओके. चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 13 इज हियर. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. टाइम इज अप. तो आपका आंसर है ऑप्शन ए. अब ये कैसे? तो हम बना लेते हैं पहले. अभी कोई टीचर ऐसा भी होगा जो कि ऑथर है. ठीक है भाई.
कोई टीचर मेल भी हो सकता है, ठीक है भाई, कोई टीचर मेल भी हो, टीचर भी हो, और भाई वो ऑथर भी तो हो सकता है ना। ऑथर इज़ अ यूनिसेक्स टर्म ना। ऑथर ऐसा नहीं होता कि फीमेल ऑथर, मेल ऑथर को अलग अलग नाम है, राइट। जैसे कि टीचर सर भी हम सिनोनिमस यूज़ कर सकते हैं। एक फीमेल को भी आप सर बोल सकते हो, ओके। इफ़ यू गो इन टू डीप ग्रामर, अगर आप गूगल पे भी सर्च कर लोगे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। दे आरंट मतलब रिलेटेड टू पर्टिकुलर जेंडर। सो ऑथर एक ऐसा वर्ड नहीं है जो कि सिर्फ मेल्स को यूज़ होता है, तो प्लीज़ ये वो मिस्टेक मत करना। अ लेडी और फीमेल पर्सन हु राइट्स बुक्स इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ ऑथर ऑफ दैट बुक। ऑथरी या फिर ऑथरेस ऐसा कुछ वर्ड नहीं होता, ओके। पोएट का होता है पोएटेस, लेकिन ऑथर का नहीं होता। तो इसीलिए दिस वुड बी द राइट आंसर। दिस वोंट बी एज वेल एज दिस वोंट बी, ठीक है। कोई लोग ऐसे होंगे जो कि सिर्फ मेल है बट ऑथर या फिर टीचर नहीं है। कोई ऑथर ऐसे होंगे जो कि तीनों हैं। कोई ऑथर ऐसे होंगे जो कि मेल है, कोई ऑथर ऐसे होंगे जो कि फीमेल है, ठीक है। तो ये सब चीज़ के लिए हमारा ये जो वेन डायग्राम है वो सेटिस्फाई कर रहा है। इसके लिए आपका आंसर ये वाला होगा, ओके, ऑप्शन ए। Last two questions, give your best guys. So question number 14 is here. Your time starts now. Time's up. टेनिस फैंस, क्रिकेट प्लेयर्स और स्टूडेंट्स, थोड़ा ट्रिकी, थोड़ा दिमाग लगाने की ज़रूरत है इसमें। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए। अभी वो कैसे, वो मैं बताता हूँ। पहले निकाल लेते हैं हम साइड में एक्सप्लेन करने के लिए। चलिए, हो गया। अभी टेनिस फैंस, ये हो गया क्रिकेट प्लेयर, ये हो गया स्टूडेंट्स। अभी कोई स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो कि क्रिकेट प्लेयर्स है, हो गए। कोई स्टूडेंट्स टेनिस फैंस होंगे, राइट। कोई टेनिस फैंस क्रिकेट प्लेयर्स होंगे। अभी आपको ये डाउट आएगा कि सर ये ऐसे कैसे हो सकता है ना यार, क्रिकेट प्लेयर्स का टेनिस फैन होना कोई मना ही है क्या? महेंद्र सिंह धोनी को आपने देखा होगा कि वो फुटबॉल भी खेलते हैं, तो मनाही थोड़ी है कि वो दूसरा गेम को पसंद नहीं कर सकते, दूसरे गेम के फ़ैन नहीं हो सकते। आपने देखा होगा ना बहुत सारे क्रिकेटर्स को फुटबॉल जर्सीज पहनते हुए, फुटबॉल के प्रैक्टिस करते हुए, फुटबॉल मैचेस में ऑडियंस बन के जाते हुए। सो दैट इज़ पॉसिबल, दैट इज़ लॉजिकली पॉसिबल। And there can be one person who is a student, who is learning something, who is enrolled himself into a course. He is also a cricket player and he is also a tennis fan. ठीक है, तो इसके वजह से ऑप्शन 1 that is A satisfies all the statements, all the logical possible statements or combinations. इसीलिए हमारा ऑप्शन A is the answer. So you have the last question now, that is question number 15. And your time starts now. Your time's up. तो अभी 15 का आंसर क्या होगा? 15 रोज़, फ्लावर, लोटस। दिस इज़ वेरी इजी। फ्लावर सबसे बड़ा, रोज़, लोटस। रोज़ लोटस ऐसे नहीं होंगे ना कि कोई रोज़ लोटस बन गया या फिर कोई लोटस रोज़ बन गया। तो यार ऑफ कोर्स दिस आंसर इज़ ए। तो अभी आपको मैं बताता हूँ कि इसका कैलकुलेशन कैसे करना है। क्वेश्चंस आ हुआ, योर टेस्ट इज़ डन, यू हैव 15 क्वेश्चंस। तो मैक्सिमम पॉसिबल मार्क्स कितने हैं? 15 3 ज़ा 45। अभी आपको मतलब स्कोर कैसे कैलकुलेट करना है? जितने सही है वो क्वेश्चंस लिख दीजिएगा। अगर 10 सही है तो 10 लिख दीजिएगा, जितने रॉन्ग और जितने अनअटेम्प्टेड, दैट इज़ डैश मतलब, ठीक है, या माइनस नहीं है, डैश है। तो अगर आपने समझो 10 अटैम्प्ट्स किए, 10 इंटू +3 दैट वुड बी 30। दिस इज़ द टोटल मार्क्स, हाँ, मैक्सिमम पॉसिबल मार्क्स। आप 45 मार्क्स का ये टेस्ट था, तो आप कितने मार्क्स ला रहे हो वो आपको बता रहा हूँ मैं। अगर आपके 3 गलत हुए तो 3 इंटू -1 दैट इज़ -3। एंड यहाँ आपने अनअटेम्प्ट मतलब 2 अटैम्प्ट नहीं किया आपने, तो इनका कुछ नहीं होगा, ये 0 पकड़ लेना। अभी कैलकुलेट करोगे तो 30 - 3, आपको ये ऐड करना है सब। 30 - 3 वुड बी 27। ओके, जितने गलत हो रहे हैं उनको मल्टीप्लाई करिएगा -1 से और माइनस कर दीजिएगा। जितने सही है उनको इंटू +3 आपको करना है, एंड रेस्ट देन टेक अ समेशन ऑफ ऑल दैट। सो if you have these number of attempts, these number of wrong questions and these number of unattempted questions, then your total score would be 27.
ठीक है। तो इसी तरह आपको स्कोर कैलकुलेट करना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू आर गिविंग मॉक टेस्ट, इफ़ यू आर सॉल्विंग क्वेश्चंस फ्रॉम बुक, ट्राई टू मेक इट अ हैबिट दैट यू कैलकुलेट योर स्कोर। इट विल बेटर योर कैलकुलेशन स्किल्स एज वेल इट विल गिव यू एन आइडिया। अगर आप मतलब आप कितना स्कोर कर पा रहे हो एक पर्टिकुलर पेपर में, रिटर्न में। अगर आप ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हो कोई साइट से तो उसमें तो पहले से होता है सब, उसमें पहले से वो लोग मल्टीप्लाई वगैरह सब कैलकुलेशन करके आपको बताएंगे, रैंक भी बताएंगे। लेकिन आप अगर कोई बुक से वगैरह सॉल्व कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए ना कैसे कैलकुलेट करना है, तो आपको मैंने वो बता दिया। ओके, सो द लास्ट इज थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस पर्टिकुलर कंटेंट। शायद ही आपको ऐसे कंटेंट कहीं मिले, शायद ही आपको टाइमर लेके कोई मतलब ऐसे रीजनिंग, वो भी फर्स्ट क्लास में आपको सब मिल जाए, 15 क्वेश्चंस, लॉजिकल वेन डायग्राम के आपको मतलब मिल जाएंगे वीडियोस। लेकिन शायद ही ऐसा कोई टेस्ट हो जिसमें आपको सब समझाया जाए। ओके, एंड इफ़ यू लाइक द कंटेंट प्लीज़ डू मेक श्योर दैट यू शेयर इट। इट इज़ फाइन इवन इफ़ यू डोंट सब्सक्राइब और इवन इफ़ यू डोंट सपोर्ट, बट शेयर करिएगा, शायद किसी की हेल्प हो जाए। शायद कोई एक वीडियो के वजह से शायद उसके 2-3 मार्क्स ज़्यादा आ जाए एग्ज़ाम में और वो सेलेक्ट हो जाए। शायद हमें एक अच्छा ऑफिसर मिल जाए एग्ज़ाम में, आपको इंडियन एयरफोर्स को एक अच्छा ऑफिसर मिल जाए। ठीक है, सो एंड द नेक्स्ट इज़ प्लीज़ कमेंट योर स्कोर्स बिलो। ओके, दैट वुड गिव यू अ मोटिवेशन एज वेल। अगर आपके अच्छे स्कोर्स आ रहे हैं, लोग आपको अगर और दूसरे लोगों को भी पता चलेगा और आपको भी पता चलेगा, यू विल बी अडेप्टेड दैट येस आई हैव टू इंक्रीज़ माई स्कोर्स, क्योंकि यार मुझे वो कमेंट करना है। लोगों को भी सही लगेगा, अरे यार मतलब ये बंदे के ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, ये बंदे के कम आ रहे हैं। एंड इवन इफ़ यू गॉट लेस मार्क्स इट हैज़ नो इशू। आपको यहाँ कोई डांटने वाला है नहीं, कोई आपको बुरा वाला तो बोलेगा नहीं। लेकिन एक आपको एक तसल्ली रहेगी कि यार मुझे कहीं ना कहीं मैं किसी को आंसरेबल हूँ, किसी चीज़ को मुझे कमेंट करना है, मतलब मुझे बताना है कि यार हाँ मैं ट्राई कर रहा हूँ। और अगर आपके स्कोर्स इंक्रीज़ हो रहे हैं अगले टेस्ट में तो बहुत अच्छी बात है। देयर इज़ नॉट अ पर्सन हु हैज़न्ट फेल इन द लाइफ। एक कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जिसने कभी मतलब ज़िंदगी में फेलियर नहीं देखा होगा। तो अगर आपकी गलत भी आए ना तो कुछ बुरा मत मानना, अगर आपकी सब सही है तो बहुत अच्छी बात है। तो प्लीज़ कमेंट योर स्कोर्स बिलो। इट डजेंट मैटर इफ़ यू हैव गॉट लेस मार्क्स, इट डजेंट मैटर इफ़ यू हैव टॉप द पर्टिकुलर वीडियो। ठीक है, ये वीडियो मतलब आपको अगर पूरे आपको सब आ गया सब चीज़, तो भी बहुत ज़्यादा हवा में उड़ना नहीं है, पैर ज़मीन पे होनी चाहिए। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहो। यू हैव टू मेंटेन दैट सक्सेस। विद दैट आई विल टेक योर लीव। दैट स्क्रीन गुरु फॉर यू। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड। बाय बाय।